सो हे गाइस, विनर दिस साइड। ये हमारी 150 इंग्लिश ग्रामर रूल्स का पार्ट 4 है। ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आपकी हो चुकी है। वो वीडियो जरूर जाके देख लेना आप लोग। तो अभी तक हमने 11 रूल्स हमारे कवर कर लिए हैं। पूरे 150 रूल्स हमने कवर कर रहे हैं, जितने भी पार्ट में वो बने। अब मैं आपके लिए 12th रूल से स्टार्ट करता हूँ। तो अच्छे से हम 12th रूल को अच्छे से समझेंगे। तो पहले बात तो कह रहा है यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं और इम्फेटिक भी होते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ बोलना चाहो खुद को, ठीक है ना। जब भी आप ऐसे बोलो आई माई सेल्फ डिड दिस, मैंने खुद ये काम किया, ठीक है ना, तो उसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि जब आप किसी चीज में दबाव देना चाह रहे हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज और कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि हमारे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में हमारा यूज होता है इसका। इनट्रांजिटिव वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने बाद क्या लेते हैं, अपने बाद लेते हैं ऑब्जेक्ट। और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला शी वेंट टू द पार्टी, ठीक है। और मैंने बोला ही प्लेड क्रिकेट। तो आप देखो, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब। और हमारा जो आंसर आ रहा है, देखो कैसे। जैसे मैंने आपसे पूछा ही प्लेड क्रिकेट, ये इस वाले को देखते हैं। तो आपने बोला भाई, हमने पूछा ही प्लेड व्हाट, वो क्या खेलता है, उसने क्या खेला। पास्ट में है तो क्या खेला उसने, तो उसने क्रिकेट खेला। क्रिकेट आपका आंसर आ रहा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। जिसका भी आंसर आपका वर्ट या होम से मिल जाए वो आपका क्या होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा बेसिक्स में तो नहीं जा पाऊंगा, बेसिक में, ठीक है। बेसिक में जाना हो तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, वीडियो के लास्ट में उसके बारे में मैं बता दूंगा, ठीक है। मगर आप ये देखिए कि जब हमने बोला ही प्लेड क्रिकेट तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट निकला। जैसे मैंने बोला राम सिंग्स अ सॉन्ग, तो आपने बोला राम एक सब्जेक्ट है, सिंग एक क्या है, वर्ब है। और हमने बोला राम सिंग्स व्हाट, राम क्या गाता है, तो आपने बोला सॉन्ग। ये आपका क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है मेरे भाई। बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ रहा था, तो ये वर्ब कौन सी हो गई जिसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये भी आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, प्लेट। बट जब हमने बात करी शी वेंट टू द पार्टी, ठीक है, जब हमने क्या बात करा, हमने बात करी शी वेंट टू द पार्टी। तो आप देखो शी वेंट क्या, हूम, कोई आंसर ही नहीं आ रहा। वो तो वेयर का आंसर आ रहा है, टू द पार्टी। वो तो आपका एडवर्ब बन जाएगा कि कहाँ गई वहां गई, वो तो एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा आपका, जो प्लेस को दिखाएगा। नहीं, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इंट्रा इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई, उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट मिले, इंट्रांजिटिव जिससे ऑब्जेक्ट नहीं मिले। इतना आपको बेसिक कवर हुआ। अब आप मेरी बात ध्यान से समझो, इधर देखो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हमें यूज करना होता है कौन सी वर्ब के बाद, एक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, एडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, एब्सेंट, एंजॉय। ये सारी की सारी बेसिकली क्या है, ये सारी की सारी आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। बुक में तो ऐसे रूल लिख दिया तो बच्चा करे जा रहा। आप मेरी बात समझो, अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो आपको पेपर में ऑब्जेक्ट तो चाहिए, आप खुद अपनी मर्जी से तो डाल नहीं सकते। तो आपको क्या होगा, आप वहां पर रिफ्लेक्सिव केस डाल देना अपने सब्जेक्ट का। अभी तक जो मैंने बोला मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला द ऑफिसर्स एक्विटेड, एक्विट मतलब बरी कर देना, तो ऑफिसर ने एक्विट करा क्या, तो आया ही नहीं कुछ आंसर, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट था नहीं। अब ये एक्यूट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको चाहिए ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली ठीक करने का। तो आपने क्या किया, ऑफिसर्स बहुत सारे थे, इनका रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा, देमसेल्स, तो आपने यहाँ पे देमसेल्स लिख दिया। अब ये एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज कर रहा है, इसको अपना ऑब्जेक्ट मिल गया। द ऑफिसर्स एक्यूटेड देमसेल्स वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। आप इसको ऐसे लॉजिक से देख सकते हैं, जिस बच्चे का बेसिक ठीक ना हो, जिसे लॉजिक समझ में ना आए, वो भैया याद कर लो कि ये सारे वर्ड्स जब लिखे हुए होंगे तो आपको क्या करना है, आपको रिफ्लेक्सिव केस यूज करना है, ठीक है। अगर मगर तब भी मेरी बात ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा होगा तो नहीं करना, ये बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला
शी हैज रिकनसाइल्ड हर सेल्फ टू द डिमांड ऑफ हर इन लॉज। रिकनसाइल्ड वर्ब आया, देखो यहाँ पे रिकनसाइल है, तो रिकनसाइल वट, रिकनसाइल्ड हुम, नहीं निकल रहा आंसर, तो मुझे रिकनसाइल के लिए एक रिफ्लेक्सिव केस डालना था, ये मेरा सब्जेक्ट था, मैंने इसका रिफ्लेक्सिव केस हर सेल्फ डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट एग्जिट, एग्जिट भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, वो पीछे लिखा हुआ हमने, देखो यहाँ पर एग्जिट आएगा आपका, ये रहा एग्जिट, एग्जिट, ठीक है, तो भैया एग्जिट भी आपका रिफ्लेक्सिव केस लेगा, तो देमसेल्स आ गया, स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए देमसेल्स। यू विल हैव टू अप्लाई भी रिफ्लेक्सिव केस लेना, तो यू का क्या हो गया, योर सेल्फ हो गया। आई प्राइड, प्राइड भी लेता है तो आई का माई सेल्फ आ गया। यू शुड अवेल, अवेल भी रिफ्लेक्सिव केस लेता है, तो यू के बाद क्या हुआ, योरसेल्फ आ गया। दूसरा ध्यान रखना, एक तो अवेल अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस लेता है अगर आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ना हो। दूसरा क्या होता है, अवेल अपने साथ एक फिक्स्ड प्रपोजिशन लेता है ऑफ, ये भी हमेशा बात ध्यान रखना, प्रपोजिशन में काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अब देखो नोट डाल के एक और चीज ध्यान रखो, जैसे मैंने अभी तक वैसे आपको लॉजिक तो समझा दिया, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये भी देख लो। जैसे मैंने बोला दे इंजॉयड द पार्टी, इंजॉय, इंजॉय भी अपने बाद क्या लेगा, रिफ्लेक्सिव केस लेगा, मगर देखो जैसे मैंने पूछा दे इंजॉयड व्हाट, क्या एंजॉय किया उन्होंने, तो पार्टी निकल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। जब यही यही मैं आपको तब से समझा रहा हूँ, जब ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस सही है। अब ये वाला सेंटेंस पढ़ो, हमने बोला दे इंजॉयड ड्यूरिंग वेकेशन, ठीक है, तो भैया दे दे इंजॉयड व्हाट, उन्होंने क्या एंजॉय किया, तो कुछ निकल के ही नहीं आ रहा, ये तो बोल रहा है ड्यूरिंग वेकेशन, वेकेशन के टाइम पे उन्होंने एंजॉय करा, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट आ नहीं रहा। जब ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे आया दे एंजॉयड व्हाट, तो पार्टी डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपका दे एंजॉयड व्हाट, यहाँ पे आ नहीं रहा आंसर, इधर तो डायरेक्ट पार्टी आंसर आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जब इधर आंसर नहीं आ रहा तो आपको एक सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, आपको करेक्ट करने के लिए एंजॉय के बाद क्या डालनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव केस डालना पड़ेगा, दे इंजॉयड देमसेल्स ड्यूरिंग वेकेशन। यही मैं आपको तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बुक में तो आप याद तो कर ही सकते हो, बुक से याद कर लो तो हमें देखने का फायदा ही क्या, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है सारा। तो इफ एंजॉय इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंशन वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये यहाँ तक अभी तक हमने सोचा। इसके बाद हम आते हैं, ये आपका रूल 12 कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब रूल 13 में कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। ये आपकी सारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, या फिर आप ऐसे देख लो कि इन वर्ब्स के साथ आप क्या यूज नहीं करते, इन वर्ब के साथ आप रिफ्लेक्सिव केस को यूज नहीं करते, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको रीजन दिया है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव केस भी आपको नहीं चाहिए। कौन कौन सी है ये, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं कुछ, जैसे कह रहा है यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज, तो देखो कीप आ गया यहाँ पर, जैसे कीप आ गया तो आपको ये हटाना पड़ेगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव केस नहीं चाहिए। यहाँ पे आ गया हिड, यहाँ पे दे रखा है ना उन्होंने हाइड का, हाइड की सेकंड फॉर्म हो गई हिड, तो आपको हिड के साथ भी क्या है, रिफ्लेक्सिव केस नहीं चाहिए होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पता होना चाहिए। आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर होता है, एक का मतलब होता है खुद, एक का मतलब होता है खुद को। आ जाओ आगे आ जाओ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में और पढ़ते हैं। रूल नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस अनलेस अ नाउन प्रोनाउन कम्स बिफोर इट। भैया ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता किसी भी सेंटेंस का, अनलेस मतलब जब तक इसके पास पास क्या ना हो, कोई नाउन प्रोनाउन ना हो, ठीक है। देखो कैसे, जैसे वो बोल रहा माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, अब देखो माई सेल्फ स्टार्टिंग में आ रहा ना, रिफ्लेक्सिव केस तो नहीं हो गए, ठीक है। अगर आसपास के अंदर से मतलब बिफोर बोल रहा था, अगर ये यहाँ पर होता मतलब माई सेल्फ केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले कुछ दे रखा होता, नाउन प्रोनाउन कुछ भी, तो काम बन सकता था, ठीक है। उसका भी हम एग्जांपल देंगे, पहले अच्छे से समझो। यहाँ पर क्या बोला है इसने, इसने बोला है भाई कि यहाँ पर माई सेल्फ स्टार्टिंग में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो भैया ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो माई सेल्फ हट जाएगा, सीधा आप बोल सकते हो क्या, आई एम राम फ्रॉम दिल्ली। ये आपके बेसिकली सारा का सारा आपकी बुक का ही है, मैं बस समझा रहा हूँ आपको अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा है योर सेल्फ एंड ही, एंड के बाद यहाँ पे ही आ रहा है, नॉमिनेटिव केस का यूज करा है। अब नॉमिनेटिव क्या होता है, देखो मेरी बात समझो, एक होता है नॉमिनेटिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस को ही हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस।
सब्जेक्ट बेसिकली नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस का मतलब है जो रिप्रेजेंट करे, जो बेसिकली प्रेजेंट करे किसको, सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब जो ऑब्जेक्ट को दर्शाए, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई, तो ये नॉमिनेटिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, मी। मैंने बोला ही, ये, तो इसका क्या हो गया, हिम। क्लियर है, तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे योर सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भैया स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो ये हटेगा। अब योर सेल्फ, यू का नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ही भी सब्जेक्ट है, एंड से दो ही सेम चीज होगा, पैरेललिज्म फॉलो हो रहा है। तो योर सेल्फ का सब्जेक्टिव केस यू होगा, तो आपका क्या आएगा, यू एंड ही। देखो यू, यूज यू इन प्लेस ऑफ योर सेल्फ, बेसिक था मगर हमने अच्छे से समझा, यही हमारे रूल्स बनते हैं सारे। जैसे हमने यहाँ पे बोला आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ये काम किया, तो यहाँ पे ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे इसके आगे एक प्रोनाउन यूज हो रहा है, उसके बाद ये आ सकता है, मतलब थोड़ा सा एम्फेसिस, दबाव देने के लिए सेंटेंस में यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि इसके पहले कोई आ जाए ना, कुछ आ जाए, नाउन आ जाए, प्रोनाउन हो जाए, तो बात चल जाएगी, ठीक है, तो ये मीनिंग प्रॉपर देगा। अब यहाँ पे क्या, रोहित विल डू द वर्क फॉर माई सेल्फ, रोहित ये काम करेगा, ठीक है, मेरे लिए, ठीक है ना। तो भैया माई सेल्फ आपका फिर रिफ्लेक्सिव केस है, ये तो ऑब्जेक्ट भी नहीं बन सकता, फॉर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ये। तो आपको ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव केस, तो मी आ जाएगा यहाँ पर। आए सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है। शी सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर है, सबको पता है बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, रूल नंबर 15 देखते हैं क्या है। पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अब देखो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, मैं आपको बता दूं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पोजेसिव एडजेक्टिव होता है जैसे माय, ठीक है। तो पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल दूं हर, तो यहाँ पे क्या होता है, हर्स। जैसे मैं आपको बोल दूं यहाँ पर देयर, तो हो जाएगा आपका देयर्स, ठीक है। वी का बनाए तो वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आर होता है, और पोजेसिव प्रोनाउन आर्स हो जाता है। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आपका प्रेपोजिशन हो, तो प्रेपोजिशन के बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ऑब्जेक्ट आपका क्या बन पाता है, ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन बन पाता है, पोजेसिव एडजेक्टिव आपका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। ऐसा बुकों में लिखा हुआ है, बट मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों नहीं बन सकता। देखो ये एडजेक्टिव है, खाली एडजेक्टिव थोड़ा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैंने लिखूंगा ऑनेस्ट, तो इसका मतलब भी कुछ नहीं बैठेगा, ये तो खाली एडजेक्टिव है, मुझे इसके साथ एक नाउन लिखना पड़ेगा, ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी, ठीक है। वैसे तो बोल देगा ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार क्या औरत है, आदमी है, क्या चीज़, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखो, जैसे मैंने आपको बोला माई, ठीक है, खाली मैंने माई लिख दिया यहाँ पर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मेरा, मेरा क्या। अब मैं यहाँ पे लिखूँ माई बुक, समझो बेसिक समझा रहा हूँ, माई बुक, तो ये बुक हो गया नाउन, और ये आपका माई क्या हो गया, ये आप माई हो गया आपका पोजेसिव एडजेक्टिव। अब बिल्कुल सही है, अगर मुझे इन दोनों के लिए एक ही वर्ड इक्वल लिखना हो, तो मैं बोल सकता हूँ माइन, और माइन क्या होगा, माइन मेरा पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। जो कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है, तो माय मेरा, खाली माय मेरा कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, मुझे माय बुक बोलना पड़ेगा, तो बुक मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एक नाउन है इसलिए। बट अगर मुझे इनको हटा के सिर्फ एक ही वर्ड यूज करना है, तो मैं माइन बोल सकता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन है, इसका मतलब ही है माय बुक, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे मैं बोल दूं ही हैज परचेस्ड हिज बुक्स, ठीक है, एंड माइन, तो इसका मतलब ही है यहाँ पर माई बुक, माई बुक्स, कि भैया उसने खुद के लिए भी बुक्स ले ली और मेरे लिए भी बुक्स ले ली है। मैंने अभी फ्रेम करा है, तो आपको बस समझाने के लिए करा। आओ अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमने क्या चीज़ें देखी हैं। देखो जैसे बोल रहा है आई प्रेफर योर हेल्प, पहले आपको पता होना चाहिए प्रेफर के साथ एक फिक्स प्रपोजिशन टू यूज होता है। तो आई प्रेफर योर हेल्प, तो मैं तुम्हारी हेल्प प्रेफर करता हूँ, और क्या, जैसे ही वो बोलने जा रहा था, तो टू के लिए आपको एक प्रेपोजिशन चाहिए, तो ये हर क्या है, अभी मैंने बताया हर आपका क्या होता है, हर आपका भाई, मेरे भाई, हर आपका एक क्या है, हर आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और आपको यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पोजेसिव प्रोनाउन, तो क्या हो जाएगा, टू हर्स। तो आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, ये आपका बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे भूल जाना। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, इस टू का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्या,
हर्ष बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी, समझो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसी एग्जाम्पल को देख लो, मैंने लिखा आई प्रेफर योर हेल्प टू माई, एक तो ये सेंटेंस है, और मैंने लिखा आई प्रेफर योर हेल्प टू माइन। तो आप खुद देखो, ये तो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है मेरे भाई, इसके बाद तो कोई नाउन चाहिए, जो कि है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ये सही है, ये इस टू का प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्या है आपका, प्रोनाउन है। ठीक है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो सकता है। तो ये क्रॉस वगैरह पे मत जाना, ये क्रॉस वगैरह ऐसी थे, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे बोल रहा है योर हाउस इज बेटर देन माई। अब देखो, तुम्हारा हाउस जो है वो बेटर है मेरे हाउस से। या तो देखो यहाँ पे जो माई लिखा है गलत हो गया, क्योंकि खाली पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा है। या तो ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ योर हाउस, यहाँ से आपको और अच्छे समझ में आएगा, योर हाउस इज बेटर देन माई हाउस, तुम्हारा घर मेरे घर से बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये नाउन। ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉजेसिव एडजेक्टिव, इस पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद एक नाउन आ रहा है, बिल्कुल सही है। खाली लिख के क्या फायदा, ये तो इस प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो इधर, खाली लिख के कुछ फायदा तो है नहीं। अब देखो इधर, यहाँ पर है योर हाउस इज बेटर देन माइन, ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इस माइन का मतलब भी है माय हाउस, इसी में आपका हाउस भी कवर हो गया, माय हाउस भी हो गया। माय हाउस मतलब, मैंने आपको बताया ना, देखो जब पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ एक नाउन जुड़ जाए तो उसी को बनता है क्या, उसी से बनता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। कैसे बनता है, जैसे मैं बोलूँ माय हाउस, यहाँ पर ये माय हाउस को माय हाउस भी लिख सकता था, जैसे मैंने अभी बताया योर हाउस इज बेटर देन माय हाउस, या फिर इस माय हाउस की जगह मैं एक ही वर्ड लिख सकता हूँ सीधा, माइन, जैसे यहाँ पे लिखा गया। तो माय हाउस इज इक्वल टू माइन बोल सकता हूँ। तब बोल सकता हूँ जब एक बार हाउस यहाँ पर लिखा हुआ हो, जिससे मुझे पता हो किस नाउन की बात हो रही है, उसकी रिपीटेशन को रोकने के लिए मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करा। तो आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अभी तक हमने रूल 15 देखे हैं, 15 को एक्सटेंड करते हैं। कह रहा है वी डू नॉट यूज पॉजेसिव प्रोनाउंस विद सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइड, फेवर। इन सारे वर्डों के साथ हम पॉजेसिव केस ही यूज नहीं करते, चाहे पॉजेसिव प्रोनाउन हो चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, हम कोई भी पॉजेसिव केस इन वर्ड के साथ यूज नहीं करते। जैसे कि कैसे कह रहा है वो देखो, कह रहा है योर सेपरेशन, तो योर सेपरेशन नहीं होगा। ठीक है, हमेशा आप यूज करोगे क्या, सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम, सेपरेशन फ्रॉम यू, ये चीजें याद कर लेना। एट हिज साइट, तो एट हिज साइट यूज नहीं होगा। अगर आपको साइट वर्ड यूज करना तो आपको बोलना पड़ेगा एट द साइट ऑफ हिज, ऑफ आ जाएगा प्रपोजिशन बीच में। यहाँ पे हिज था ना, तो हर नहीं आएगा, मिस प्रिंटिंग होगा ये, तो हिज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे कह रहा आई नीड योर फेवर प्लीज, तो योर फेवर नहीं, फेवर ऑफ यू या फेवर फ्रॉम यू ऐसे यूज करो, एक प्रपोजिशन आएगा। जैसे बोल रहा है शी डिड मेक मेंशन, अगर मेंशन यू लिखा होता, मेंशन यू, तो वो हो जाता गलत। यहाँ पे मेंशन और यू के बीच में एक प्रपोजिशन आ गया तो सही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब आते हैं हम रूल नंबर 15 को और एक्सटेंड करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, जितनी हो सकती है बुक के अंदर दे रखी है। पॉजेसिव प्रोनाउन अपने आप में ही पॉजेसिव है, अपने आप में ही पोजेशन शो करता है। जब ये अपने आप में ही पोजेशन शो करता है तो इसके साथ मेरे भाई एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करते, क्योंकि एपोस्ट्रोफ से भी आप पोजेशन ही शो करते हो, एपोस्ट्रॉफी से। ठीक है ना, अपोस्ट्रॉफी से आप पोजीशन यूज कर सकते हो। तो जैसे देखो योर्स, ऐसे अपोस्ट्रॉफ यूज नहीं करते, हर्स, ये सब कहना गलत है। आप बोलो सीधा योर्स, सीधा हर्स, सीधा इट्स। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। ये भी एक एक्सेप्शन केस है, ये नोट कर लेना। ठीक है, तो योर्स हर्स कहना सही है, इनके बीच में आप अपोस्ट्रॉफ यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द बियर हैड अ रिंग अराउंड इट्स नोज, तो ये इट्स पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करोगे, तो यहाँ पे इट्स होगा, करेक्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा। अभी तक हमने सारा का सारा क्या क्या देख लिया मेरे भाई, हमने देखा है रिफ्लेक्सिव केस के बारे में, हमने देखा है पॉजेसिव केस के बारे में। आपको सारी चीज़ अच्छी लगी होंगी, अच्छे से मैंने समझा दी हैं सारी चीज़ें। ठीक है, आइए बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जाते जाते अब हमारे पेड इंग्लिश ग्रामर कोर्स के बारे में भी देख लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए लास्ट में जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो हमारी जो ऐप है वो लॉन्च हो गई है विनय कक्षा नाम से।
ठीक है। आप गूगल प्ले स्टोर पे एंड्रॉयड वाले, जो एंड्रॉयड बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, वो प्ले स्टोर पे जाके विनय कक्षा लिखेंगे तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, ठीक है ना। आप आईओएस वाले के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया iOS वालों के लिए, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में जैसे आप विनय कक्षा लिखोगे तो ये आपका ऐसा स्क्रीन खुलेगा, आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। इसके बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस में, ठीक है। जैसे आपके आगे ये इंटरफेस स्टार्ट होगा, तो अगर ऐसा आपको कोर्स दिख जाएगा इंटरफेस खोलने के बाद, अगर नहीं दिखे तो आप नीचे स्टोर पे क्लिक कर लेना, फिर आपको एक कोर्स दिखाई दे जाएगा, ठीक है। ये कोर्स मेरे भाई आपका एसएससी, सीजीएल मेंस, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, सीएचएसएल, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम है मेरे भाई, डी ट्रिपल एसबी वालों को बहुत अच्छे से कवर करेगा। डी ट्रिपल एसबी, पीजीटी, पीआरटी, जितने भी आपके एग्ज़ाम है, केवीएस आ रहा है, टीजीटी है, जितने भी आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है उनको इंग्लिश का मैंने एक ऐसा कोर्स बनाया है जिसमें टोटल 55 से 60 वीडियोस रहेंगी, ठीक है। अभी इसमें आपको 40 वीडियो शो होगी, क्योंकि अभी कोर्स में मैं लाइव भी लूँगा, 5 सेशन मेरे साथ आप लाइव भी लोगे इसमें, ठीक है। और अभी भी मैं इसमें वीडियोस ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, तो आप पढ़ते जाएंगे। जो भी आपको डाउट लगेगा, जो बच्चा इस कोर्स को लेगा वो मेरे से इस नंबर पे क्या करेगा, व्हाट्सएप पे अपने मेरे भाई डाउट्स भेजेगा, मैं उनको हाथों हाथ बता दूंगा। मैं आपको पूरा एग्जाम के लिए गाइड करूंगा, चाहे वो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, सीजीएल हो, कुछ भी होगा, जो ये कोर्स लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मेरे भाई, इस कोर्स की वैल्यू आपको 999 दिख रही होगी, तो 999 इसकी वैल्यू नहीं है। वैसे कोर्स की वैल्यू मैंने 999 लगा रखी है, मगर अभी फर्स्ट हमारे 200 बच्चों के लिए मैंने डिस्काउंट ले रखा है, तो आपका जो कोर्स है तो 200 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा आपका। तो ये 799 में, मात्र 799 में आपको पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लेना हो वो ले सकता है। बाकी अपना यूट्यूब की वीडियोस आती रहेंगी, मैराथन्स आती रहेंगी, ठीक है। तो करते रहे। इंग्लिश ग्रामर के लिए बहुत बच्चे बोलते थे कि सर कैसे करें, बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए मैंने कोर्स निकाल दिया, ठीक है। तो जल्दी आपका वोकैब का कोर्स भी आएगा। ये पेड कोर्स है, टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे भी प्रॉपर क्लासेस होंगी। जिनको बेसिक में दिक्कत है, जो मीडिएटर लेवल में पहुंच गए हैं, जिनको नहीं समझ में आता हम कैसे तैयारी करें, ये उनके लिए कोर्स रहेगा, जिसमें आपकी पूरी इंग्लिश, सारी पार्ट ऑफ स्पीच, जितना भी आपकी पार्ट ऑफ स्पीच है, देखो इसमें आपका जितनी पार्ट ऑफ स्पीच है, आपकी नाउन से लेकर एडवर्ब तक, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, सिंटैक्स, क्लॉजेस किसे कहते हैं, बेसिक सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो चलो गाइस, अब मैं चलता हूँ। रेगुलर आपकी वीडियोस तो आती रहेगी यूट्यूब पे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे से आपकी बात करवा देंगे, जो भी उठाएगा वो मेरे से आपकी बात करा ही देगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।